देखिए अब अपन इसमें जानते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। इसके लिए फॉर्मूला अपन को निकालना है। आवर्धन क्षमता के लिए मैं बता ही चुका हूं कि आवर्धन क्षमता होगी क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही क्या कहेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु को देखने पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु को देखने पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा, आंख पर बने दर्शन कोण बीटा वे बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखने पर बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा पढ़ी है आपने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु को देखने पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा वे बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के देखने पर बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला ये हो गया कि m = बीटा अपॉन में अल्फा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि जब बीटा और अल्फा बहुत अल्प होता है तो इसको आप 10 के रूप में लिख सकते हैं, और यही डेरिवेशन इसी टाइप से अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी में की थी। और उस वक्त मैंने कहा था कि आप इस डेरिवेशन को अच्छे से जान लें, क्योंकि यही सेम प्रक्रिया आपकी जो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उनके अंदर भी डेरिवेशन काम आएगी। वहाँ एक ही लेंस था, जबकि यहाँ अपन 2 लेंसों का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए m = बीटा अपॉन में अल्फा, तो आपकी स्टेप्स क्या होंगी। अब आप बीटा और अल्फा को 10 के रूप में रखेंगे, 10 बीटा और 10 अल्फा का मान आप इन चित्रों से लेंगे, फिर इन मानों को आप हल करेंगे तो आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो सूत्र अपन को प्राप्त होगा इसमें वही सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति दो आपको स्थितियां लेनी है। पहली, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और सेकंड केस जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो देखिए अपन उन स्थितियों को जानते हैं। बीटा व अल्फा के अल्प होने पर, अगर ये अल्प होंगे तो बीटा को लगभग बराबर आप कह देंगे 10 बीटा,
और अल्फा भी लगभग बराबर हो जाएगा tan अल्फा। तो बीटा लगभग बराबर tan अल्फा और अल्फा लगभग बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फा। तो इसलिए इक्वेशन 2 आपके पास आ गई है m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इस इक्वेशन 2 में आपको मान ज्ञात करने हैं tan बीटा और tan अल्फा के। इन वैल्यूज को और अपन ज्ञात करते हैं। देखिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई है वो ये है m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ये इक्वेशन थी m इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर ये थी आपके पास 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किस किस की कि tan बीटा की वैल्यू क्या होगी इस डायग्राम से, फिर tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस डायग्राम से। तो देखिए यहां गौर कीजिएगा, tan बीटा, tan क्या है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें देखो ट्राइंगल के अंदर लंब है ये सामने वाली भुजा और आधार क्या है ये, यानी लंब अगर a डैश b डैश है तो आधार होगा इसका b डैश O2। देखें एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या है लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया इसका आधार। तो लंब बटे आधार यानी a डैश b डैश अपॉन में b डैश O2, जिसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं क्योंकि मुझे पता है। ये तो मैंने लिख दिया है a डैश b डैश अपॉन में आधार क्या है इसका, देखिए आप ये डिस्टेंस क्या होगी माइनस ue होगी। भाई इसको लेने से कोई मतलब नहीं, दूरी पता ही नहीं अपन को। ये तो ये वाली स्थिति ले रहे हैं अपन, तो ये क्या हो गई -ue। एंड अगर मैं अब इसमें tan अल्फा की वैल्यू देखता हूं तो उस डायग्राम को आप देख लीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है इसमें AB और बेस क्या है -d, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है इसका मान 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए अब आपके पास m का फॉर्मूला क्या हो गया है tan बीटा का मीन्स a डैश b डैश अपॉन में -ue, फिर अपॉन में क्या है ab अपॉन में -d। अब आप इसकी साधारण गणित हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू a डैश b डैश -ue, उल्टा गुणा कर लें -d और ये AB। अरेंज करें आप इस समीकरण को तो ये हो जाएगी a डैश b डैश अपॉन में AB इज इक्वल टू d अपॉन में ue। समीकरण नंबर 3 आपके पास ये आ गई है। अब इस समीकरण में एक कॉन्सेप्ट अपने पास यहां यूज होगा। कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं पहले। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो दोनों के लिए आवर्धन के लिए आपने एक सूत्र जाना था। अपन ने ये सिद्ध किया था, याद कीजिए, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u, यानी कि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का जो अनुपात होता है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहा मैंने कि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के तुल्य होता है। तो यहां पर भी अपन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, चूंकि लेंस से निर्मित
चूंकि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई अपोन में बिंब की लंबाई, ये अनुपात बराबर होगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखा मैंने, चूंकि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात ये बराबर होगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से बिंब की दूरी। अगर ऐसा है तो देखिए यहां पर ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ए बी क्या है, बिंब की लंबाई है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात। तो देखें ए डैश बी डैश ये है प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब है ए बी उस बिंब की लंबाई है। तो ध्यान दें ये जो प्रतिबिंब बना है किस लेंस से बना है, इस लेंस से, यहां बिंब ये है, तो इसका मतलब इस लेंस से संबंधित राशियां ही काम आएंगी। तो देखें इस लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या है, इस लेंस से प्रतिबिंब कौन सा बना है, ए डैश बी डैश, उसकी दूरी क्या है प्लस वी नोट, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू हो जाएगी वी नोट। फिर है लेंस से बिंब की दूरी, तो ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है इसका बिंब क्या है ए बी, तो इसकी दूरी कितनी है माइनस यू नोट, यानी कि आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू आ गई है वी नोट अपॉन में माइनस यू नोट। तो आपकी इक्वेशन इस रूप में आ गई है, इसलिए ये कह सकते हैं अतः m इज इक्वल टू, समीकरण 3 में देखें ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, आगे नेगेटिव साइन लगाते हुए वी नोट अपॉन में यू नोट, वी नोट अपॉन में यू नोट। ध्यान रहे अपन इसे जीरो नहीं पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे, वी नोट और ये यू नोट, वी जीरो यू जीरो नहीं पढ़ेंगे। फिर d अपॉन में यू ई, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 4 और ये फॉर्मूला आ गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का। देखो जब बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतने बड़े क्वेश्चन को पूछने की अपेक्षा उसके किसी पार्ट को पूछते हैं, अधिकांश थे तो इस डायग्राम को पूछते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपने डायग्राम बनाना आ गया है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन तो पता है, उसकी बनावट पता है, तो बनावट है डिस्क्रिप्शन है ये कम ना पूछ के इसकी अपेक्षा आपसे डायग्राम पूछेंगे या आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कराएंगे तो आप यहां तक करेंगे उस डेरिवेशन को। लेकिन अगर इसी में ये कह दें कि इनकी स्थितियों को बताइए तो फिर क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, या तो फिर केवल स्थितियां ही पूछी जाएंगी। तो देखें आपके पास ये जो फॉर्मूला आया कैसे आपने लिया, उन स्टेप्स को वापिस से एक बार देख लें। आपने देखा कि आवर्धन क्षमता है क्या, बीटा अपॉन में अल्फा है, फिर बीटा और अल्फा को आपने इसको 10 के रूप में लिख लिया, तो ये हो गया था m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। फिर आपने 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकाली, जो आपके पास ये है चित्र की सहायता से निकाल ली थी, 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू आपने ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, यानी कि 10 बीटा की जगह वैल्यू रख दी और 10 अल्फा की जगह वैल्यू रख दी। इनको सोल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से आपने देखा कि ए डैश प्रतिबिंब की लंबाई है और ए बी बिंब की है, यानी कि इस बिंब का प्रतिबिंब ये है, इस बिंब का प्रतिबिंब ये है, और आप ये जानते हैं कि लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो देखिए आपने क्या किया कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात बराबर क्या कर दिया, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या थी लेंस से, क्योंकि इस लेंस से बनी है प्रतिबिंब, तो इसी लेंस से दूरियां इंक्लूड करेंगे आप, तो इससे बनी है, इसका कोई रोल नहीं रहा, अभी इसी से बनी थे प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है वो किससे बन रहा है, अभिदर्शक लेंस से, तो इसलिए अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी क्या हुई, वी नोट, और इसी से बिंब ए बी की दूरी क्या हो गई, यू नोट।
ये प्लस का साइन आएगा, इसमें माइनस का आएगा। ये वैल्यूज रखिए तो आपके पास लेंस से आवर्धन का सूत्र आ गया। यहां आप क्या चीज देख रहे हैं कि ये जो v नोट अपॉन में u नोट है, यानी अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और अभिदर्शक लेंस से बिंब की दूरी, ये हो गया अभिदर्शक लेंस के लिए आवर्धन। इसका मतलब ये किसका हो गया? अभिनेत्र लेंस के लिए आवर्धन। अर्थात ये जो आवर्धन क्षमता जो m आ रही है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, वो अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता और अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता का क्या है? गुणनफल है। यानी कि आवर्धन इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज अपन जानते भी हैं कि लेंसों के संयोजन में जाना था कि लेंसों के संयोजन में परिणामी जो आवर्धन था वो सभी लेंसों के आवर्धनों का क्या था? गुणनफल था। तो ये बात भी अपन लिख लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन आपके पास क्या आई थी आवर्धन के लिए? m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन में यू नॉट d अपॉन में यू ई। इक्वेशन नंबर थी आपके पास 4। इक्वेशन नंबर 1 तो क्या थी? m इज इक्वल टू बीटा के रूप में ले ली थी आपने। ये हो गई नंबर 4 इक्वेशन थी m इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन में यू नोट डी अपॉन में यू ई, जहां वी नोट अपॉन में यू नोट इसको आप कह दीजिए m नोट, यानी कि अभिदर्शक लेंस के लिए ये बन गया है आवर्धन। v नोट अपॉन में u नोट m नोट हो गया, साथ ही d अपॉन में ue इसे लिख सकते हैं me। अभिनेत्र लेंस के लिए आवर्धन। यहां इन दोनों का या आपके पास आवर्धन आ गया। आगे ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है बिंब के सापेक्ष। अब लेते हैं अपन इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां स्पेशल केसेस। देखिए विशेष स्थितियां क्या होंगी? नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहली स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा अंतिम प्रतिबिंब इनमें से किस लेंस से बन रहा है? अभिनेत्र लेंस से बन रहा है, यानी कि अभिनेत्र लेंस के लिए ही स्थिति आएंगी। ये आपके पास फॉर्मूला है d अपॉन में ue, यानी आपको d अपॉन में ue के रूप में वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर ऐसा है तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब इससे बन रहा है अभिनेत्र लेंस से। आपने ये सूत्र पढ़ा हुआ है, ये पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f से। इस फॉर्मूले से देखो
V का मीन्स क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो अंतिम प्रतिबिंब किससे बना रहे हैं आप? अभिनेत्र लेंस से। तो अभिनेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात -d। तो यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी 1v, ये 1/v, v की वैल्यू हो जाएगी -d। फिर आए आप u, यहां u है क्या? इस लेंस के लिए u की वैल्यू क्या होगी? -ue, ये हो जाएगी -ue। ये हो गई आपके पास बिंब दूरी, यानी ये तो हो गई है आपके पास प्रतिबिंब दूरी और ये हो गई है बिंब दूरी, जो कितनी है? -ue। भाई नेगेटिव साइन ग्रुप में क्यों आ रहा है? सामने आ रहा है। फिर देखिएगा f, किस लेंस से प्रतिबिंब बना रहे थे अपन? अभिनेत्र लेंस से। तो फोकस दूरी भी इसी की आएगी। तो ये फोकस दूरी हो गई है FE। उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक आ जाएगी, अवतल लेंस होता तो ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि आप तो इस तरह से मान के चलें, ये आपके पास फॉर्मूला था जिससे आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन के लिए V की वैल्यू -d है, U की वैल्यू -ua है और F की वैल्यू क्या है? FE है। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक तरह से आप ये मान के इसे सोल्व करें। अगर ऐसा है तब देखिए अब आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी -1/d, माइनस माइनस ये स्टेप हो गई प्लस 1/ue और ये हो गया है 1/fe। फिर आगे की स्टेप्स में इसके बाद यहां लिख रहा हूं, तो ध्यान दें मेरे पास समीकरण 4 में d/ue है, यानी कि मुझे d/ue ज्ञात करना है। तो मैं इसमें देखूं, अगर पूरी इक्वेशन को मैं अगर d से गुणा कर देता हूं, कैपिटल D से, तो ये समीकरण होगी d/ue, d/ue समीकरण बन जाएगी। तो देखें, उपरोक्त समीकरण को कैपिटल D से गुणा करने पर, अगर इस पूरी समीकरण को मैं कैपिटल D से गुणा करता हूं तो ये समीकरण होगी -d/d प्लस d/ue इज इक्वल टू d/fe। यानी कि अब ये जो स्टेप्स आपके पास आएंगे, -1 प्लस d/ue इज इक्वल टू d/fe। मुझे ज्ञात क्या करना है समीकरण 4 के लिए? d/ue का मान। तो अगर ऐसा है तो अब देखिएगा d/ue इज इक्वल टू, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस d/fe। ये इक्वेशन नंबर आपने नाम दे दिया है इसे 5। इसके आगे की स्टेप को अपन यहां देख रहे हैं। समीकरण 5 से d/ue का मान आप किस में रख दीजिएगा? समीकरण 4 में। तो देखिए समीकरण 4 में अगर अपन इस मान को रखते हैं तो ये वैल्यूज आपकी कैसी बनेंगी? समीकरण 4 वे समीकरण 5 से, समीकरण 4 वे समीकरण 5 से अगर आप समीकरण 4 और 5 से देखें तो आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा -v0/u0। फिर हो जाएगा d/ जो ue है इसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस d/fe। ये आपके पास आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया है जो कि होगा मैक्सिमम आवर्धन क्षमता, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। ये अपने पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता के लिए अपन ने सूत्र निकाल लिया है। इस विशेष स्थिति में जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, नेत्र पर इस स्थिति में स्ट्रेस तनाव मैक्सिमम होगा। तो वापस से इस स्थिति को समझें आप। आपके पास आवर्धन क्षमता का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए सूत्र क्या था? m इज इक्वल टू -v0/u0 d/ue।
ये अपने पास फॉर्मूला आया था। आपको इसमें d अपॉन में यूई का मान निकालना था। विशेष स्थिति किसके लिए? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, यानी कि d पर जो बन रहा था। आपने फिर इसके लिए क्या किया कि अंतिम प्रतिबिंब किससे बन रहा था? अभिनेत्र लेंस की सहायता से बन रहा था। अभिनेत्र जो लेंस था उस लेंस के लिए अपन ने लेंस सूत्र लगाया 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। फिर आपने इसके अंदर v का, u का और f का, इन तीनों का मान रखा। तो आपने इसमें v की वैल्यू क्या देखी? v की वैल्यू क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि -d। फिर आपने इसके अंदर वैल्यू किसकी देखनी है? u की। u की वैल्यू क्या थी? -ue। फिर f की वैल्यू क्या थी? fe, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अगर ये अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी आपके पास यहां इसमें आ जाती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के रूप में अपन ने इसको ले लिया, फिर आपके पास समीकरण इस रूप में ही आ गई थी। इस समीकरण को आपने क्या किया? d से गुणा किया। d से गुणा करके हल किया तो आपके पास d अपॉन में ue की वैल्यू 1 प्लस d अपॉन में f आई। इस वैल्यू को आपने समीकरण 4 में रख दिया d अपॉन में ue की जगह। तो आपके पास इक्वेशन आ गई m इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन में u नोट 1 प्लस d अपॉन में fe। अब इसी समीकरण को आगे अपन कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करते हैं, जो कि आपके पास मैक्सिमम आवर्धन के रूप में सूत्र आया है, उसी पर देखें। देखिए इस केस में मैं आपको बता दूं कि यहां अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। इसी को अगर अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं तो आप इसके अंदर क्या देखते हैं वो चीज देखिएगा। ये जो बिंब AB होता है, जिसको कि मैंने 2f नोट और f नोट के मध्य रखा है, जो कि मैंने 2f नोट और f नोट के मध्य रखा है, ये प्राय f नोट के अति निकट होता है। क्या मैं बता रहा हूं? f नोट के अति निकट होता है। चलो इस बात को डिस्कस करने से पहले एक चीज जान लें। अगर ये कहा जाए कि इस स्थिति में अभिदर्शक लेंस यानी L नोट और अभिनेत्र लेंस LE के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो देखें आप चित्र को देख करके दूरी होगी v नोट प्लस ue। ध्यान रखें नेगेटिव साइन है लेकिन अपन दूरी ले रहे हैं, यानी ये इसका परिमाण प्लस इसका परिमाण, यानी कि ये जो दूरी होगी दोनों लेंस के बीच की दूरी वो होगी v नोट प्लस ue। और इसी को कहेंगे सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को और अपन जान लें, वो क्या है? देखो इस स्थिति में अभिदर्शक लेंस L नॉट वे अभिनेत्र लेंस LE के मध्य की दूरी। इस स्थिति में अभिदर्शक लेंस L नॉट वे अभिनेत्र लेंस LE के मध्य की दूरी, अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई कैपिटल L इज इक्वल टू क्या होगा? V नोट का परिमाण प्लस UE का परिमाण, यानी कि मॉडुलस लगा लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, अपन को उनकी वैल्यू पुट करनी है। ये L के लिए अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 7। ये L का आपके पास फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए, अब उस जिस बात को अपन डिस्कस कर रहे थे वहां देखिए होता क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बिंब AB को F नोट के अति निकट रखा जाता है। अगर इसको अपन इसके बिल्कुल पास रख रहे हैं तो यानी कि ये जो दूरी होती है ये क्या है? इसकी फोकस दूरी, जिसे अपन क्या कहेंगे? F नोट।
यानी यू नोट का मान किसके इक्वल हो गया है, एफ नोट के। तो यहां ये मैं बात कह देता हूं, चूंकि बिंब ए बी को चूंकि बिंब ए बी को अभिदृशक लेंस के सामने, चूंकि बिंब ए बी को अभिदृशक लेंस के सामने एफ नोट के अति निकट, देखिए मैंने जब डेरिवेशन की थी, चित्र बनाया था, मैंने क्या कहा था कि इसे 2f नोट और f नोट के मध्य रखा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी पोजीशन f नोट के निकट क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि बिंब AB को अभिदर्शक लेंस के सामने f नोट के अति निकट रखा जाता है। इसलिए तो आप इस स्थिति में क्या देखेंगे कि जो u नोट होगा ये लगभग बराबर उसकी फोकस दूरी f नोट के इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा उसके। तो u नोट लगभग बराबर क्या हो गया है, f नोट हो गया। फिर दूसरी बात देखिए आप, यहां अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो लेंस होता है, मैंने क्या कहा कि ये जो प्रतिबिंब a डैश b डैश है वो इस दूसरे लेंस जो LE है, इस दूसरे लेंस LE के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य होता है। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य होने की भी स्थिति में यह है कि ये इस लेंस के अति निकट होता है, और अगर इस लेंस के अति निकट है यानी कि UE की वैल्यू क्या हो गई, नगण्य हो गई, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास है। अगर बिल्कुल पास आ गया है, बिल्कुल निकट यहां आ गया है, तो UE की वैल्यू क्या मान ली जाएगी, नगण्य। और अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी, जिसे आपने कैपिटल L कहा है, वो V नोट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्या हो गई, नगण्य। यानी यो कह सकते हैं L इज इक्वल टू V नोट प्लस UE है। तो इसके उसके अति निकट होने के कारण प्रतिबिंब A डैश B डैश के अभिनेत्र लेंस के अति निकट होने के कारण ये मान क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो L किसके इक्वल हो जाएगा, V नोट के। तो देखो मैंने क्या लिखा पहले, चूंकि बिंब AB को अभिदर्शक लेंस के सामने F नोट के अति निकट रखा जाता है, इसलिए U नोट लगभग बराबर क्या होगा, F नोट। एवं मध्यवर्ती प्रतिबिंब A डैश B डैश अभिनेत्र लेंस के अति निकट होता है। एवं मध्यवर्ती प्रतिबिंब A डैश B डैश अभिनेत्र लेंस के अति निकट होता है, जिससे L या V कह सकते हैं, जिससे V नॉट अप्रॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा, L के। इसलिए समीकरण जो आपके पास 6 आई है उससे देखें कि अब आपकी समीकरण किस रूप में बदल जाएगी। मैंने क्या कहा कि ये अति निकट है F नोट के, तो यानी U नोट की वैल्यू क्या बन जाएगी, F नोट। V नोट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, L के। तो देखो समीकरण 6 से M इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा माइनस V नोट को क्या लिखेंगे आप, L, लगभग L हो गया। U नोट को क्या लिखेंगे आप, लगभग F नोट। फिर इक्वेशन हो गई है 1 प्लस D अपॉन में FE। ये आपके पास M की वैल्यू के लिए एक इक्वेशन और आ गई है, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो यहां अपन ने लेंस के लिए
यानी कि प्रतिबिंब के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए वो स्थिति देख ली है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, तो उसके लिए आपके पास एक तो फॉर्मूला ये आ गया। वैसे ऑथेंटिक एंड फाइनल फॉर्मूला तो क्या आया है माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, m - v नॉट अपॉन में u नॉट d अपॉन में ue। उसी की फिर दो स्थितियां हो गई, एक स्थिति ये ले ली अपन ने, एक स्थिति और अपन अब डिस्कस करेंगे। लास्ट जो केस है, सेकंड केस, वो ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के बजाय कहां बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, उसको और अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो आपको पता है प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो बिंब को कहां रखा जाता है, उस लेंस के फोकस पर। अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है अभिनेत्र लेंस से अनंत पर, इसका मतलब बिंब अभिनेत्र लेंस के फोकस पर स्थित होगा। तो आप यूं कह सकते हैं VE = इंफिनिटी, तो UE की वैल्यू हो जाएगी FE। UE = क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे m - v नॉट अपॉन में u नॉट d अपॉन में ue से, इस फॉर्मूले से देखें जो कि आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निकाला है। तो इस फॉर्मूले से m = हो जाएगा v नॉट की वैल्यू v नॉट, u नॉट को u नॉट रहने दिया, तो d अपॉन में ue की वैल्यू क्या रखेंगे आप, fe। और ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास 9। ये होगा मिनिमम आवर्धन के लिए, मिनिमम आवर्धन क्षमता होगी, यानी कि सामान्य नॉर्मल एडजस्टमेंट या सामान्य समायोजन की अवस्था होगी। अब इसमें भी वही स्थिति, आपको पता है कि जो बिंब AB है वो F नोट के अति निकट रखा होता है। अगर वो F नोट के अति निकट रखा हुआ है यानी U नोट का मान F नोट के इक्वल हो जाएगा, और जो V नोट है वो लगभग क्या होगा, L, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जो A' है वो अभिनेत्र लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य है, लेकिन वो लेंस के अति निकट होता है। तो ऐसी स्थिति में देखो U नोट लगभग बराबर F नोट एवं V नोट लगभग बराबर L, इसलिए m = पिछले केस में अपन डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। तो m = हो जाएगी इक्वेशन माइनस V नोट के स्थान पर क्या ले लेंगे आप, L, और U नोट के स्थान पर ले लेंगे आप फोकस दूरी F नोट। तो देखिए D अपॉन में FE, इक्वेशन नंबर ये आ गई 10। एक चीज आप लोगों ने गौर करी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जो अपने पास आवर्धन क्षमता का जो सूत्र आया है, उस सूत्र में अपन ने क्या देखा कि आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक आ रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहां अपन ऋणात्मक चिन्ह को नहीं ले, केवल मान पूछा जाए तो अपन वैल्यू भी ले सकते हैं। यहां अपने पास m = ये इक्वेशन अपने पास आ गई। इन इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, तो देखिए रिजल्ट ये आ रहा है
कि जो अभिदर्शक लेंस है और अभिनेत्र लेंस है, दोनों की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पहला बात तो ये, लेकिन उसमें भी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस के सापेक्ष ज्यादा कम होनी चाहिए। पहली स्थिति अपन देख रही। दूसरी स्थिति इसमें जो अपन देखते हैं वो ये देखते हैं कि अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा होना चाहिए और अभिनेत्र लेंस का द्वारक क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इस पॉइंट को अपन नोट कर लेते हैं, गलती लिख देते हैं, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि, और आप पढ़ चुके, जब m ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, और m धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब देखिए, जो कंडीशन अपन जानी थी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि हेतु, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि हेतु नंबर फर्स्ट, F0 व FE दोनों कम होने चाहिए, साथ ही FE या F0 इज लेस देन FE भी हो। यानी कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से क्या हो? कम हो। या यूं कहा जा सकता है कि अभिदर्शक की फोकस दूरी कम, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो। नंबर सेकेंड, अभिदर्शक लेंस का द्वारक, अभिदर्शक लेंस का द्वारक अभिनेत्र लेंस के द्वारक से छोटा हो, एपरेचर उसका क्या हो? उससे कम हो। अगर ऐसा करते हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये अपन ने पढ़ लिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अपन चर्चाएं करेंगे टेलीस्कोप या दूरदर्शी की, उसके बाद फिर अपन करेंगे इसके आंकिक प्रश्न। ठीक।